नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आज हम एक ऐसा मामला लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे ऐसे दोषियों पे जितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए वो कम है, और यह कार्रवाई कहीं ना कहीं एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की वर्षों की कमाई छवि को कोई तथाकथित पत्रकार, तथाकथित अधिवक्ता या तथाकथित कोई भी फर्जी समाज का व्यक्ति एक झटके में अगर उस पर धब्बा लगाना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हैं वाराणसी जनपद के चर्चित अधिवक्ता जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जो हिंदू महासंघ के पदाधिकारी भी हैं, वाराणसी राजस्व बार के भी एक पदाधिकारी हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर उंगली उठ सकती है, इनकी छवि के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, तो आम व्यक्ति, आम अधिवक्ता के साथ क्या किया जाता है। जितेंद्र जी, सकून टाइम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या पूरा प्रकरण है, विस्तार से कैसे ये घटना प्रारंभ हुई और आज क्या चल रहा है, कृपया आप शासन, प्रशासन और दर्शकों को बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं जितेंद्र कुमार तिवारी एडवोकेट, राष्ट्रीय मंत्री विधि प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ, जिनके मुखिया स्वयं गोरखपीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ योगी जी हैं, एवं मैं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ वाराणसी का सह संयोजक हूँ, तथा कलेक्टेड राजस्व बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त संस्था का मैं वर्तमान महामंत्री हूँ। मेरे साथ घटना ये घटित हुई कि परिवारजन के ही लोग, पटीदार हमारे, अपनी ज़मीन एक बिस्वा सवा बिस्वा के आसपास रजिस्ट्री किए। उनके द्वारा अपनी पत्नी के खाते में आरटीजीएस द्वारा पैसा लिया गया एवं अपने बच्चे और बहू के खाते में 50,000 रुपया लिया गया, और वो रजिस्ट्री किए, बाउंड्री वाल किए, गेट लगाए। गेट पे विश्व हिंदू महासंघ जितेंद्र तिवारी लिखा हुआ है। खारिज दाखिल हो गया, खतौनी पे मेरा नाम चढ़ गया, और विपक्षी राहुल पुत्र अनिल त्रिपाठी, स्वर्गीय अनिल त्रिपाठी, इनका शेयर आधे छूटा हुआ है और इनके ताऊजी ने हमको बेचा। उस समय राहुल मौजूद थे जिसमें बाउंड्री बन रही थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने शेयर का उन्होंने एडवांस पैसा हमसे लिया कि मैं आकर के रजिस्ट्री कर दूंगा। उनके ताऊजी में उनके में विवाद हुआ। उनके ताऊजी ने एक पुलिस कमिश्नर को शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसमें 107/16 की कार्रवाई भी की गई। ये सब बम्बई भाग गए बिना बताए। बम्बई से 4-5 लोग आए थे। वहाँ से जाने के बाद मुझे धमकी दी गई कि ज़मीन छोड़ दो। धमकी कौन दिया? धमकी देने वाले राहुल पुत्र अनिल राज त्रिपाठी, जो वसई में रहते हैं और अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैं कचहरी से जा रहा था और रास्ते में हमारी गाड़ी को रोक करके 2 अज्ञात व्यक्ति, 2-3 छिपे हुए थे, और मेरे ड्राइवर गाड़ी को रोक दिए, मुझे नमस्कार किए और बताया कि राहुल को जानते हैं, राकेश तिवारी को जानते हैं, मनोज को जानते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल जानते हैं, सब गांव के हैं, पड़ोसी हैं। जी। तो उसने मेरे कान पर असलहा सटा दिया और कहा कि ज़मीन छोड़ दो, और मेरे बॉस हैं राहुल अनिल राज। तो इस संबंध में आपने किसी स्थानीय थाने को सूचना दिया था? मैंने तत्काल, उस दिन हमारे यहाँ आईएएस की ट्रेनिंग थी हमारे पंचायत भवन में, कई आईएएस मौजूद थे। मैंने ग्राम प्रधान को फ़ोन किया, त्वरित एक मैसेज मैं व्हाट्सएप पे टाइप करके पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी को दिया, जिनके द्वारा संज्ञान लिया गया और बड़ा गांव को भेजा गया। बड़ा गांव के उस समय वर्तमान इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह जी थे। उन्होंने टेलीफोन पे बात भी किया उससे, और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत होता है। क्राइम नंबर 505/2024, 4-5 धाराएं लगा करके, जो सही धाराएं थी, जो 308 BNS जिसमें हमको धमकी दी गई, उसको इग्नोर कर दिया गया। उसकी विवेचना चल रही थी। विवेचना के बाद प्रथम विवेचक अविनाश सिंह, उप निरीक्षक बड़ा गाँव, उनके द्वारा मुझसे, मेरे गवाहों से एक हस्ताक्षर कराया जाता है सादे पे की चार्जशीट लगानी है, वो भी 5 शिवाला चौराहे पर, और विपक्षी राहुल से मिलकर के और कुछ तथाकथित पत्रकार के दबाव में आकर पैसे के प्रलोभन में पैसा लेकर वो एफआईआर लगा देते हैं। उसकी शिकायत हमने एसीपी से किया, प्रतीक चौहान जी से। जी। प्रतीक चौहान जी, एसीपी पिंडरा ने उसका संज्ञान लिया
और स्पष्ट रूप से कहा कि 2-4 बिंदु उसमें रॉन्ग है, मैं पुनः वापस करता हूँ, किसी अन्य से विवेचना कराता हूँ। उन्होंने समर्थन भी किया और ऐसा किया भी। फिर आते हैं उस विवेचक के रूप में कुशवाहा, उप निरीक्षक कुशवाहा जी, नंदलाल कुशवाहा, वो विवेचना करते हैं और आनन फानन में कूट रचित दस्तावेज को एफआईआर के साथ पेश कर देते हैं न्यायालय में। न्यायालय में पेश करते हैं, उसकी हमको जानकारी होती है, हम तत्काल प्रोटेस्ट दाखिल करते हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया और उसको परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया। मेरे बयान को लेने के लिए डेट मुकर्रर कर दिया। चूँकि वो परिवाद दर्ज हो गया, क्योंकि इस पुलिस वालों से मुझे कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं थी। अब बात आती है 10 मार्च को। मैं आपको रोकूंगा जितेंद्र जी। दर्शकों, सूबे के मुखिया गोविंदनाथ जी, जब समाज का एक आधार स्तंभ, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ इतना बड़ा खेल हो सकता है स्थानीय पुलिस के द्वारा, तो एक आम फरियादी, एक आम जनता के साथ किस हद तक खेल होता होगा, इसकी परिकल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। जब परिवार दाखिल, आप वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में ये चल रहा है कि 10 मार्च को जी तथाकथित कुछ पत्रकार, जिसका तृप्ति परायण, देश की उपासना, जौनपुर साप्ताहिक, जिनका RIN नंबर 2025 की है, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए, जी उनके द्वारा मुझे बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के जी और निकाला जाता है पेपर में कि ये फर्जी हैं, मेरे नाम के सामने फर्जिया लिखा जाता है। बनारस के 50 अधिवक्ताओं को टैग करके वो पेपर भेजा जाता है कटिंग, कि इनसे सावधान रहें। ये सारा कृत्य करने वाला राकेश तिवारी, राहुल और तृप्ति परायण पत्रकार और देश की उपासना और एक यूट्यूबर, इनके द्वारा ये किया गया। जब मेरे संज्ञान में आया, मैं बिना देर किए 340 CRPC के तहत न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने तत्काल संज्ञान लेकर के इन सभी लोगों को तलब किया जरिए सम्मन, जिसकी नोटिस सभी को रजिस्टर्ड डाक से जा चुकी है और जरिए पुलिस कमिश्नर के थ्रू भी जा चुकी है। जी अब बात ये आती है कि महाराज जी की बात आती है। मैं महाराज जी के साथ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं 20 साल से महाराज जी का सिपाही हूँ। पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी में जिला का संगठन महामंत्री हुआ करता था, उस समय हमारे महाराज जी सांसद थे। उसके बाद मैं विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय मंत्री विधि प्रकोष्ठ हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे हूँ। मेरे छवि को धूमिल करने के लिए इस बाबत मैंने महाराज जी को भी पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी आपके यहाँ उपलब्ध कराए हैं। मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मैं अपने बार में भी संज्ञान, सेंट्रल बार, बनारस बार और कलेक्टर राजस्व बार में भी संज्ञान लिया गया है, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर से हम लोग मिलने जा रहे थे। उससे पहले हमने शकुन टाइम को भी इत्तला किया। शकुन टाइम ने कहा कि स्टूडियो में स्वागत है, पूरी प्रकरण से हमको अवगत कराइए। बिल्कुल बिल्कुल है क्या कि भाई, अगर समाज में एक पत्रकार, एक अधिवक्ता ही सुरक्षित ना रह जाए, अपनी फरियाद के लिए कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर समाज के अंतिम तबके को न्याय की उम्मीद कहाँ से जागेगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर ऐसे तथाकथित और ऐसे निम्न स्तरीय लोग अगर रहेंगे, समाज में कार्य करेंगे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे संघ के, हमारे मुख्यमंत्री जी के, अधिवक्ता समाज के छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। ये दागदार हैं, इनके खिलाफ अति कठोर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम तो लगे हुए हैं, हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। जितेंद्र जी, जैसा मैंने कहा कि इन लोगों के पास के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो जो कहीं ना कहीं एक मिसाल का काम करे, अन्य किसी की छवि के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कोई ना कर सके, क्योंकि आपने छवि को बनाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक रजिस्टर्ड पंजीकृत अधिवक्ता हूँ। जी जी। मेरी पूरी जांच होकर के मुझे दूसरी बार रिन्यूअल होकर COP आई है। जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी अधिवक्ताओं की सर्टिफिकेट वगैरह जांच की गई है। जी। इनके द्वारा मुझे तोहमत लगाया गया है, जिससे मेरा सम्मान धूमिल हुआ है। इसलिए मैं मानहानि का दावा संस्थित करने जा रहा हूं इन सभी के खिलाफ कोर्ट में। अब रही बात कि ये इसमें कौन कौन है, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। मैं भी जानना इसमें एक राकेश तिवारी हैं। जी। राकेश तिवारी कहाँ रहते हैं? उर्फ लंगड़। कहाँ रहते हैं ये?
ये रहते हैं, एक का घर है बड़ा गांव थाना अंतर्गत रसूलपुर, जी जो तत्काल में घर को छोड़ करके डिफेंस कॉलोनी फुलवरिया में भाड़े पे रह रहे हैं। जी इनके द्वारा अपनी बहू के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया। जी इनकी बहू ने उसका शिकायत कोर्ट में किया है, मुकदमा चल रहा है। जी और ये अपने बच्चे की संभवतः शादी भी दूसरी कर लिए हैं, जी ये मुझे पता नहीं, उनकी बहू ने बताई है। जी और उसने भी एक एप्लीकेशन दिया है कि मेरे ससुर मेरे साथ में इस तरीके का कार्य किए हैं, जिसमें षड्यंत्रकारी राहुल भी हैं, जी उसका गर्भ भी गिराए हैं मारपीट करके। वो भी पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए उसका एप्लीकेशन तैयार है। तो सबसे मुख्य इनका था कि मैं ज़मीन को छोड़ दूं और मैं उनका मुकदमा जिस जमीन के लिए आपने आरटीजीएस के माध्यम से पैसा दिया हो, जिसकी बाउंड्री करा के आपने गेट लगा, जो खारिज दाखिल हो के आपके नाम पे खतौनी हो गई हो, तब वो जमीन छोड़ने की बात कहाँ से आ रही है? वो ज़मीन छोड़ने की बात ये आ रही है कि 2020 में राहुल के दादाजी जी एक विल करते हैं महाराष्ट्र में। जी उस विल में उन्होंने अपने 2 पुत्र को दिखाते हैं, एक राहुल के पिता जो स्वर्गीय हैं और अपने बड़े पुत्र किशोर कुमार त्रिपाठी को। किशोर कुमार त्रिपाठी उनके बड़े पिता हैं और दोनों को आधा आधा शेयर जो है उन्होंने दिया विल में, वो विल भी है। जी फिर उसके बाद वो चले जाते हैं इनके दादा कोमा में। जी फिर ये कूट रचित दस्तावेज को तैयार करके किसी तरीके से फिर 2022 में एक विल तैयार करता है, जिसमें वो सारी चीज़ें दिखाता है कि संपूर्ण राहुल का है, जबकि ये पुश्तैनी संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, हाई कोर्ट का रूल है, ये दादा से मिली हुई संपत्ति है, उनके दादा के दादा से मिली हुई संपत्ति है। उसमें उनका शेयर 11% से वरासत होता है। और इनके ताऊ जी जो किशोर हैं, जो श्यामाचरण त्रिपाठी के बड़े पुत्र हैं, जी उन्होंने अपना अंश बेच दिया, पैसा ले लिया, हमको काबिज करा दिया, जिसमें हमारे दोनों गांव के प्रधान गवाह हैं, उनके द्वारा नाप करके अलग किया गया। और इनकी संपत्ति जो ये राहुल नामक व्यक्ति है जो ये गंदगी कर रहा है, इसकी संपत्ति ऑलरेडी उतनी छुटी हुई है, परंतु मुझे न बैनामा करने के लिए, मेरा पैसा न देने के लिए ये उसके बाबत एक मुकदमा बसई कोर्ट में दाखिल किया है, जो चल रहा है। इसमें मेरे बड़े भाई अपीयर भी हैं, एक हिस्सा उन्होंने खरीदा है अपने दरवाजे पे। और इसके वसीयत के खिलाफ स्वयं मेरे द्वारा वाराणसी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मुकदमा कायम है दीवानी न्यायालय में, जिसमें ये अपीयर है, अपनी जवाबदेही लगाया है। दौरान मुकदमा इस तरीके की गंदगी करना कहीं से परिलक्षित नहीं होता है कि यह अधिवक्ता है। भाई ये तो अधिवक्ता है या नहीं, ये तो पालघर, महाराष्ट्र का जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निश्चिंत साफ होगा। परंतु अगर आपकी छवि पे ये लांछन लगा है, आपकी छवि पे उंगली उठी है, जैसा कि आपने कहा कि आपका भी आई कार्ड जो भी आपका होता है वो रिन्यूअल हुआ पंजीकरण, अगर आप अधिवक्ता नहीं होते या फर्जी होते शायद 20 वर्षों से कचहरी में संभव नहीं था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितेंद्र कुमार तिवारी वाराणसी कचहरी के एक चर्चित नाम हैं, और न जाने पूर्वांचल के अन्य जनपदों से भी मुवक्किल आपके हैं जो आते भी हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी एक उंगली उठा देना, ये कहीं ना कहीं गांव की राजनीति का शायद मेरे अनुसार आप शिकार हुए हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ आपके ही गांव के लोग हैं जो राहुल को उकसा रहे हों। जरूर जरूर, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चंदे के नाम पे 11,000 रुपया लिए जी, और उसको एक तिवारी ग्रुप हो उसमें जोड़े जी, और जोड़ने के बाद उस पेपर को उसमें मंगाए मेरी छवि धूमिल करने के लिए। ऐसे लोगों की भी जांच की जाए। अच्छा, 11,000 रुपया दे करके वो तो कोई भी पेपर हो, इवन मैं कहता हूँ कि देश का कोई बड़ा बैनर हो या कोई छोटा बैनर हो, सबकी आरएनआई दिल्ली के सूचना कार्यालय से ही जारी होती है। अगर कोई भी अखबार बिना किसी साक्ष्य के किसी के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित करता है तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार उस अखबार का प्रधान संपादक होगा, क्योंकि ये प्रधान संपादक की जिम्मेदारी होती है कि उसका रिपोर्टर अगर कोई खबर भेज रहा है तो खबर की सत्यता की जांच करे। अगर वो जांच नहीं करता और खबर उसके अखबार में प्रकाशित हुई है तो पहला मुकदमा अगर जो पंजीकृत होगा वो उक्त अखबार का, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, उसके प्रधान संपादक के ऊपर होगा, जिसके नाम से वो अखबार पंजीकृत होगा, आरएनआई जिसके नाम से जारी हुई होगी।
महाराष्ट्र का अखबार है, आप कह रहे हैं साप्ताहिक अखबार है, महाराष्ट्र का साप्ताहिक अखबार, आखिर यहाँ कैसे खबर प्रकाशित, यहाँ उनका स्थानीय कोई रिपोर्टर उनका यहाँ है, ये आपने पता किया है? मैंने पता किया है, इनका कोई स्थानीय रिपोर्टर नहीं है। एक जौनपुर के हैं जी धनंजय विश्वकर्मा नाम जी आया हुआ है, जी वो अपने पेपर में देश की उपासना पेपर दिखा करके उन्होंने किया है। जी तृप्ति परायण महाराष्ट्र में है, जी जबकि तृप्ति परायण, मैं एक अधिवक्ता हूँ जी और कानून की कुछ जानकारी जरूर रखता हूँ, तो अधिवक्ता हूँ। जी इनको अधिकार ही नहीं है कि अपने तालुका के अलावा जी किसी अन्य समाचार को छापें, लेकिन उस पेपर के साथ भी जी राहुल नामक जो ये झारखंडी है, जी इसके द्वारा जी उसको भी बदनाम और ब्लैकमेल किया गया कि उस पेपर को लेकर के ग्राम रसूलपुर में 11,000 रुपया चंदा के नाम पर दे करके और उस ग्रुप में डाला और फेसबुक आईडी पर लोगों का कवर करके उसके आईडी पर डाला मेरी छवि धूमिल करने के लिए। फेसबुक आईडी से मेरे फ़ोटो को चुराया गया, तो भी पत्रकार बंधु का ज्ञान नहीं खुला कि नहीं, ये जिसका पेपर है वो ड्रेस में है, जिनका जो है कोर्ट में है, बैंड में है, ये अधिवक्ता है, तो इनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण मिला जिसके वजह से उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। इसलिए मानहानि के दावा के पहले 340 सीआरपीसी के तहत इन पे वाद दर्ज करा करके कोर्ट ने इनको नोटिस द्वारा तलब किया है, और जिस नोटिस का सर्विस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड डाक से जा चुकी है। मैं जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से, शासन प्रशासन से ये गुहार करूंगा कि समाज के दो आधार स्तंभ हैं, एक अधिवक्ता और एक पत्रकार। अगर यही दोनों सुरक्षित ना रह जाएं, इनकी छवि के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सके, तो शायद कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज की स्थापना संभव नहीं है। अतः आप इस उक्त मामले में संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी सकून टाइम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से जी कि जिस बीना मिश्रा का मैं मुकदमा देख रहा हूँ, जी उसमें साजिशकर्ता जो राकेश तिवारी और राहुल हैं, जी ये एक तरह से मुझे धमकी दिया जा रहा है कि हम मुकदमा को छोड़ दें। अच्छा, मुझे जान माल का पूरी तरह से खतरा बना हुआ, मेरा परिवार असुरक्षित है। यदि कोई घटना घटित होती है आपके साथ या आपके परिवार के साथ, तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन होगा? इसके मेरे साथ घटना घटित होती है या मेरे परिवार के साथ, उसके संपूर्ण जिम्मेदार राहुल पुत्र अनिल राज त्रिपाठी, राकेश तिवारी पुत्र लालता तिवारी, प्रशांत तिवारी पुत्र राकेश तिवारी, मनोज तिवारी पुत्र स्वर्गीय संकटा तिवारी, ये इसके संपूर्ण जिम्मेदार होंगे। मैं स्टूडियो में आज सिर्फ इसीलिए इसको हमारा बयान हल्फी माना जाए, और पुलिस कमिश्नर से, आला अधिकारियों से मैं भी गुजारिश करता हूं कि मेरे जान माल की रक्षा की जाए, मेरे सम्मान की रक्षा की जाए, अन्यथा मैं अपने सम्मान को लेकर के आत्महत्या पे मजबूर हूँ। नहीं अधिवक्ता जी, अगर आप ही इस प्रकार की बात करेंगे और आप ही हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर आप बाकियों को हिम्मत कैसे देंगे? आप सोचिए कि एक अधिवक्ता अगर आत्महत्या की बात सोच सकता है, तो कितना गहरा आघात उसके आत्मसम्मान पे पड़ा होगा। क्योंकि अधिवक्ता जो अपने मुवक्किल को हिम्मत देता है कि आप मत डरो, मैं आपके साथ हूँ, अगर वो व्यक्ति आत्महत्या की बात सोच ले, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी बात है। मैं पुनः आग्रह करूंगा जिम्मेदार अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, कि उक्त मामले को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मुझे तत्काल सुरक्षा प्रदान किया जाए। भाई ये भी है कि जान माल की जी जान माल का खतरा बना हुआ, मैं पेशा नहीं कर पा रहा हूं। अधिवक्ता साहब और इनके परिवार को पूर्ण रूप से प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।